नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर हिंदी में आपका स्वागत है। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस सेट में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न मैंने वो उठाए हैं जो पिछली सालों में पूछे गए हैं। बेटा ध्यान से सुनना, इनके आप नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है? क्योंकि ये पिछली सालों में 5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पे आज अपन लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना? जैसा कि आप सभी को पता भी है, पेपर आपके बहुत नजदीक हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है। तो चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना? और बेल आइकन को भी दबा लेना बेटा। तो पहला प्रश्न अपन लोग क्या पढ़ेंगे, किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, किसी चालक को दिए गए आवेश, क्या बेटा? किसी चालक को दिए गए आवेश यानी कि Q, क्या होता है आवेश? Q, याद हुआ? किसी चालक को दिए गए आवेश यानी कि Q तथा उसके कारण चालक के विभव में, किसमें बेटा? चालक के विभव में यानी कि V, चालक के विभव में यानी कि V में होने वाली वृद्धि के, होने वाली जो विभव में वृद्धि है उसके अनुपात को, किसको बेटा? अनुपात को, याद हुआ? किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उस चालक के कारण विभव में जो वृद्धि होती है V, उसके अनुपात को धारिता यानी कि C कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारिता यानी कि C कहते हैं। याद हुआ? या Q क्या है? आवेश, B क्या है? विभव में वृद्धि, और C क्या है बेटा? अपनी धारिता। क्लियर हुआ? अगर अपन लोग ये सूत्र पे चर्चा करें किस तरह से आया है तो ध्यान से सुनना, यहां पे समझाता हूं। जो चालक पर आवेश Q होता है, जो चालक पर आवेश Q होता है वो विभव के कैसा होता है बेटा? प्रोपोर्शनल। कैसा होता है? विभव के प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ? विभव के बेटा कैसा होता है? प्रोपोर्शनल। तो ध्यान से सुनना, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक नियतांक। तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो अपन लोग लगाएंगे C और V, और जब C निकालेंगे तो क्या होगा? C बराबर हो जाएगा Q बट्टे में V। हाँ या ना? तो यही तो लिखा हुआ है। मतलब क्लियर हुआ? देखो इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं, मैंने यही लिख दिया है समझाने के लिए, ठीक है? क्या लिखा है? माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि अगर V है तो क्या होगा? Q प्रोपोर्शनल V, और Q बराबर CV, और C निकालेंगे यहां से तो C बराबर क्या हो जाएगा बेटा? Q बट्टे में V। यही परिभाषा है। याद हुआ बेटा? इसके अगर मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट कैसे होता है ये भी जानेंगे, क्योंकि Q का मात्रक होता है कूलाम, V का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट। क्लियर हुआ? यहाँ पे C एक नियतांक है। C क्या है बेटा? एक नियतांक। क्लियर? आगे चला जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न है बेटा लॉरेंज बल। क्या है बेटा? लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे अपन लोग। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। लिख दे रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है बेटा? गति। क्या करता है? गति। चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो उस चालक पर गति की दिशा में, किसकी दिशा में बेटा? गति की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कौन कौन सी दिशा है? गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों के लंबवत। दोनों के बेटा कैसे? लंबवत। किन किन के लंबवत? गति की दिशा के और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। चुंबकीय क्षेत्र और गति दोनों की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र हो गया और गति दोनों की दिशा के लंबवत एक बल कार्य करता है बेटा। लंबवत एक क्या कार्य करता है? बल। उस बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं बेटा? लॉरेंज बल। तो याद हुआ? चुंबकीय क्षेत्र और गति की दिशा दोनों के लंबवत एक बल कार्य करता है जिसे अपन लोग लॉरेंज बल कहते हैं।
अगर इसके सूत्र की बात की जाए तो एफ वेक्टर बराबर होता है क्यू कोष्टक में ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। ठीक है, इस सूत्र को अपन लोग याद कर लेंगे। क्लियर, आगे चला जाए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से आप लोग क्या समझते हैं, इसको बड़ी बारीकी समझेंगे अपन लोग। अगर फोकस बोर्ड पे नहीं होगा तो समझ में बेटा नहीं आएगा। ध्यान से सुनना एक एक बात को। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जब दो या दो से अधिक तरंगें, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं। ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम के एक बिंदु पर पहुंचती हैं, ये सभी कहां पहुंच रही हैं? एक बिंदु पर, और भी ले सकता हूं, लो एक बिंदु पर पहुंचती हैं, तो परिणामी विस्थापन, तो परिणामी विस्थापन मान लिया इस बिंदु पर परिणामी विस्थापन है y। ठीक है, परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापनों के, इन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के, ध्यान सुनना, इसका विस्थापन है y1, दूसरी तरंग का है y2, तीसरी तरंग का है y3 और चौथी तरंग का है y4। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना। विस्थापनों के सदिश योग, कैसे योग बेटा? सदिश योग। इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए सदिश योग के बराबर होता है। कौन होता है बेटा? ये। नहीं समझ में आया? एक बार रिपीट किया जाए। मान लीजिए ये सभी तरंगें एक बिंदु y पर मिलती हैं, जो y का विस्थापन होगा वो इन सभी तरंगों के सदिश योगफल के बराबर होगा। कैसे योगफल के? सदिश योगफल के। किस तरह से? देखो, यदि n तरंगों के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, यानी कि यहाँ पे n माना है, n का मान y हो सकता है, यानी बहुत सारी संख्या, तो तथा प्रत्येक तरंग के कारण उस बिंदु का विस्थापन क्रम से, उस बिंदु का विस्थापन क्रम से क्या है? y1 y2 y3 डॉट 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 n। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु का परिणामी विस्थापन, उस बिंदु का बेटा क्या? परिणामी विस्थापन। अगर समझ में नहीं आए तो ध्यान से एक बार फिर रिपीट करना और समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने बोला ये किस तरह से आया है, मैंने क्या बोला? मेरी बहुत सारी तरंगें हैं, एक बार रिपीट करते हैं। एक बिंदु है, इस बिंदु को मैंने y मान लिया, ठीक है ना, और बहुत सारी तरंगें इस बिंदु पे आ रही हैं, ठीक है ना, इस तरह से 4 5 कितनी भी हो सकती हैं। इसका मान y1 है, इसका मान y2 है, इसका मान y3 है, 3 मान ले रहा हूं। ठीक है, इसको मत मानो। क्लियर? 3 से ही तो लिखा हुआ है इसलिए। देखो आगे, अब होगा क्या? इस तरंग पर, इस बिंदु पर जो विस्थापन होगा वो इन सभी तरंगों के सदिश योगफल, इन सबको जोड़ दिया जाए, सदिश योगफल के बराबर होगा। इस पर जो विस्थापन होगा, इन सभी पे विस्थापन होगा, वो केवल इतना ही विस्थापन इस अकेले पे होगा। ये आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो यही तो लिखा हुआ है, एक बिंदु का विस्थापन अन्य सभी विस्थापनों के सदिश योगफल के बराबर होता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चले जाए, आगे चला जाए। निरोधी विभव क्या है बेटा? निरोधी विभव किसे कहते हैं? निरोधी विभव ध्यान से सुनेंगे अपन लोग। प्रकाश विद्युत सेल के, प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर, किस पर बेटा? ध्यान से सुनना, एनोड पर, एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव, एनोड पर कौन सा बेटा? ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश की, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, इस पर ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है। कैसा होता है? धारा का मान शून्य। तो ऐसे विभव को निरोधी विभव कहते हैं। द्वारा से याद किया जाए, विद्युत सेल के एनोड पर वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? निरोधी विभव। याद हुआ? स्क्रीनशॉट आप लोग कर लें। आगे है नाभिकीय विखंडन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 13।
चैप्टर नंबर 13 से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हर साल आता है ये। तो नाभिकीय विखंडन क्या है, एक अभिक्रिया लिखिए। तो नाभिकीय विखंडन को समझेंगे अपन लोग आज, ठीक है। देखो, जब किसी भारी नाभिक पर, किस पर भैया, भारी नाभिक पर, भारी नाभिक यहाँ पे क्या है, यूरेनियम, ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो ये क्या है बेटा हमारे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बमबारी किस पे की जा रही है, भारी नाभिक यानी कि यूरेनियम पर। तो वह अलग समान आकार वाले, समान आकार, जैसे जिसका आकार है समान आकार वाले नए तत्व के नाभिकों में, समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिक में विभक्त हो जाता है। हुआ क्या, ध्यान सुनना, जब यूरेनियम में नाइट्रोजन की न्यूट्रॉनों की बमबारी की, तो क्या होगा, ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन, ये दो समान आकार में टूट गया, ठीक है ना। और टूटने के बाद कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त होंगे मुझे, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन लोग नाभिकीय विखंडन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन लोग नाभिकीय विखंडन। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कब, ये बहुत ही खतरनाक है, देखो लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है बेटा। इस अभिक्रिया में क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त। एक बार दोबारा समझे अपन लोग, होगा क्या, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाएगी तो ये लगभग समान आकार के 2 नाभिकों में टूट जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से में, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में। टूटने की इस घटना को अपन लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेना। और कोई पूछ ले कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आप लोग बता दोगे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखिए, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो जो ओम का नियम बेटा आपने पढ़ा होगा, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, ये कहां पे लागू होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहला कहता है पॉइंट, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। कैसे चालक होने चाहिए, धात्विक, न कि अधात्विक, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए। भौतिक अवस्था समझते हो ना, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदले अपन लोग, जैसा है वैसा ही रहने दें, ना उसको गर्म करें, ना उसको ठंडा करें, ना उसको ताप दें, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी चेंजमेंट ना किया जाए। तो ये है इनकी अवस्थाएं। क्लियर हुआ। आगे अपन लोग देखने वाले हैं किरचॉफ का वोल्टता का नियम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो क्या है बेटा, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार, किरचॉफ के बेटा किसके नियम के अनुसार, वोल्टेज नियम के अनुसार क्या होगा, किसी बंद परिपथ के, परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद, किसी बंद परिपथ के चारों ओर, बंद परिपथ के चारों ओर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग कैसा होता है बेटा, शून्य। बीजगणितीय योग कैसा होता है बेटा, शून्य। यह कोई पूछ ले आपको यह किस संरक्षण पर आधारित है, तो आप लोग बताओगे यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो अपन लोग क्या बताएंगे, वोल्टेज यानी कि आई का मान कितना होता है, 0। क्लियर, कब होता है 0, अभी हमने पढ़ा है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात आई का मान शून्य होता है। इसको अपन लोग सीधे सीधा याद कर लेना। आगे चला जाए, आगे है आंतरिक प्रतिरोध। ये भी बहुत पूछा जाता है, 2 से 3 अंक में, ठीक है ना। तो क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, पढ़ेंगे जरा। जब किसी सेल में से, किसमें से बेटा, सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ध्यान से सुनना, जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत धारा अपघट्य यानी कि टूट पर, अपघट्य का मतलब है टूटना, अपघट्य जो उसमें मिश्रण होता है ना उसे बोल रहे हैं अपघट्य, उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है, अपघट्य जो उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक बार रिपीट करें, जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा गुजरती है, ठीक है ना, तो होता क्या है, तो उस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है
उसे बोलते हैं अपन लोग आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि अंदर का प्रतिरोध। ठीक है ना, इसे अपन लोग छोटे आर यानी कि स्मॉल आर से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।